ब्रिटेन में एक कहानी आमतौर पर गढ़ी जाती रही है कि भारत का उपनिवेशीकरण या कॉलोनाइजेशन चाहे वो कितना भी भयानक क्यों ना रहा हो, ब्रिटेन के लिए कोई बड़ा आर्थिक लाभ नहीं था, कोई खास उपयोगिता नहीं थी उसकी ब्रिटिश परिप्रेक्ष्य में। अगर कुछ हुआ भी तो भारत का प्रशासन ब्रिटेन के लिए एक लागत थी, यानी ब्रिटेन पर यह बोझ था। इसलिए तथ्य कि साम्राज्य इतने लंबे समय तक कायम रहा, कहानी कहती है, ब्रिटेन की उदारता का एक संकेत था। यानी अपनी आज़ादी को भले ही हम अनगिनत कुर्बानियों और साहस का नतीजा मानते हों, पर अंग्रेज मानसिकता के मुताबिक साम्राज्यवादियों ने देश छोड़कर हम पर कोई एहसान किया। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री उत्सव पटनायक द्वारा कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रकाशित एक शोध इस कथन को करारा झटका देता है। कर और व्यापार पर लगभग 2 सदियों के विस्तृत डेटा का उपयोग करते हुए पटनायक ने गणना की कि ब्रिटेन ने 1765 से 1938 की अवधि के दौरान भारत से कुल लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर निकाले। ये एक चौंका देने वाली रकम है। ये 45 ट्रिलियन डॉलर आज यूके के कुल वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद से 17 गुना अधिक है। दरअसल औपनिवेशिक काल से पहले ब्रिटेन भारतीय उत्पादकों से कपड़ा और चावल जैसे सामान खरीदता था और उनका भुगतान सामान्य तरीके से करता था, ज़्यादातर चांदी से, जैसा कि वे किसी अन्य देश के साथ करते थे। लेकिन 1765 में कुछ बदल गया जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने उपमहाद्वीप पर कब्जा कर लिया और भारतीय व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया। 1858 में ब्रिटिश राज आने के बाद उपनिवेशवादियों ने कर और खरीद प्रणाली में एक नया मोड़ जोड़ा। जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार खत्म हुआ, भारतीय उत्पादकों को अपने माल को सीधे दूसरे देशों में निर्यात करने की अनुमति मिल गई। लेकिन ब्रिटेन ने यह सुनिश्चित किया कि उन सामानों का भुगतान लंदन में ही हो। ये कैसे काम करता था? मूल रूप से जो कोई भी भारत से सामान खरीदना चाहता था, वो विशेष काउंसिल बिल का उपयोग करके ऐसा करता था। एक अद्वितीय कागजी मुद्रा जो केवल ब्रिटिश क्राउन द्वारा जारी की जाती थी, और उन बिलों को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका उन्हें लंदन से सोने या चांदी के साथ खरीदना था। इसलिए व्यापारी बिल प्राप्त करने के लिए लंदन को सोने में भुगतान करते थे और फिर भारतीय उत्पादकों को भुगतान करने के लिए बिलों का उपयोग करते थे। जब भारतीय स्थानिक औपनिवेशिक कार्यालय में बिलों को भुनाते थे तो उन्हें कर राजस्व से रुपए में भुगतान किया जाता था। वो धन जो उनसे अभी अभी एकत्र किया गया था, तो एक बार फिर उन्हें वास्तव में कोई भुगतान नहीं किया गया, जो उनके साथ धोखाधड़ी की गई। इस बीच लंदन को सारा सोना और चांदी मिल गया, जो सीधे भारतीयों को उनके निर्यात के बदले में मिलना चाहिए था। इस भ्रष्ट प्रणाली का अर्थ ये था कि जबकि भारत शेष विश्व के साथ प्रभावशाली व्यापार अधिशेष पर चल रहा था, ये राष्ट्रीय खातों में घाटे के रूप में दिखाई देता था, क्योंकि भारत के निर्यात से प्राप्त वास्तविक आय का तो पूरा हिस्सा ब्रिटेन द्वारा हड़प लिया जाता था। कुछ लोग इस काल्पनिक घाटे को इस बात का सबूत मानते हैं कि भारत ब्रिटेन के लिए एक दायित्व था, लेकिन सच इसके ठीक उलट है। ब्रिटेन ने आय की बहुत बड़ी मात्रा को रोक लिया, जो सही मायने में भारतीय उत्पादकों की थी। भारत सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। इस बीच घाटे का मतलब था कि भारत के पास अपने आयातों को वित्त पोषित करने के लिए ब्रिटेन से उधार लेने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं था। इसलिए पूरी भारतीय आबादी को अपने औपनिवेशिक अधिपतियों के लिए पूरी तरह से अनावश्यक ऋण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे ब्रिटिश कंट्रोल और भी मजबूत हो गया। पर दिलचस्प बात यह देखिए कि सदियों की इस लूट के बाद भी अंग्रेज कहते हैं कि एक सबल अर्थव्यवस्था बन के उन्होंने हमारा पोषण किया, जबकि आज की सच्चाई ये है कि ब्रिटिश इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा हमारे रहमो करम का मोहताज है। हालिया सालों में भारत की बड़ी कंपनियों ने बड़े ब्रिटिश ब्रांडों को टेक ओवर किया है। आर्सेनल स्टील हो या लिप्टन या टेटली, सुनील मित्तल से लेकर टाटा ने अंग्रेजों को उनकी सही जमीन दिखाई है। तो भारतीयों को भी अपने देश और इसकी क्षमताओं को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, यानी किसी से कमतर नहीं आंकना चाहिए कुल मिला के। और अंग्रेज तो अब किसी मुगालते में रहे ही ना, खासकर तब जबकि हमारी अर्थव्यवस्था ने उन्हीं को पछाड़कर नंबर 5 पर जगह बनाई हो अर्थव्यवस्थाओं की रेटिंग में। आपको हमारा ये विशेष अंक कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बाकी फॉलो करना जारी रखिए, सब्सक्राइब करना जारी रखिए इंस्टा फीड को।